आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मंगल मंगलम् आनन्द मंगल मंगलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। नमस्कार। कार्यक्रम में आज हम आपको मिलवा रहे हैं एक ऐसे गीतकार से जो मूल रूप से कवि हैं। कवि से गीतकार बनने की यात्रा एक अनुभव है, एक सिलसिला है और एक पूरी रचना प्रक्रिया भी। कविता को गीत में ढालना गीतकार के साथ साथ संगीतकार के लिए भी मुश्किल तो नहीं, लेकिन बहुत आसान भी नहीं होता। राहुल देव बर्मन साहब ने एक बार गुलजार साहब से कहा कि किसी दिन आप टाइम्स ऑफ इंडिया की कोई खबर लाकर कहेंगे कि इसे कंपोज कर दीजिए। गीतकार संदीप नाथ इसी परंपरा के कवि हैं जो कविताओं को गीत की शक्ल प्रदान करते हैं, जिसमें अक्सर इनके साथ होते हैं संगीतकार शमीर टंडन। तो आइए मिलते हैं गीतकार संदीप नाथ से। आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने। हरियल जवानी मोरी सुखी सुखी जाए रे, हरियल जवानी मोरी सुखी सुखी जाए रे। सैया नाड़ी को है पानी ना पिलाए रे, सैया नाड़ी को है पानी ना पिलाए रे। जेठ महीना आए गर्मी बढ़ाए रे, जेठ महीना आए गर्मी बढ़ाए रे। जैसी मछलियाँ के दिल जल जाए रे। कुआं में डूब जाऊंगी, 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 कुआं में। दोस्तों, विविध भारती के स्टूडियो में आज हमारे बीच मौजूद हैं जाने माने गीतकार संदीप नाथ। आपने शमीर टंडन और संदीप नाथ का नाम एक साथ सुना होगा, तो आज हमने उन्हीं में से जो गीतकार महोदय हैं उन्हें आमंत्रित किया है। आइए संदीप जी, बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले मैं विविध भारती के श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार बोलता हूं। और आज मैं अपना रेडियो में एक पहला इंटरव्यू दे रहा हूं और देखता हूं क्या बातें होती हैं। सिलसिला आज से शुरू हुआ है, उसके बाद तो जारी रहेगा। अच्छा, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं, अपने श्रोताओं को बताइए कि कहाँ के आप रहने वाले हैं। मुंबई की सरजमी पर कैसे कदम पड़े आपके? मैं मूलतः उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। मेरा जन्म भी उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में हुआ है और इलाहाबाद से हम के रहने वाले हैं। और कालक्रम में बाद में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दो जिले मुरादाबाद और बिजनौर में काफी समय जीवन का गुजारा है जी। तो मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, लेकिन मेरी पहचान है कि मैं इलाहाबाद और बिजनौर दो जगह से ज्यादा मेरा समय जीवन का बीता। शिक्षा दीक्षा इन दो शहरों में ज्यादा हुई है। और वहां से पढ़ाई लिखाई खत्म करने के बाद कुछ समय के लिए मैं दिल्ली आया और दिल्ली में आकर कुछ साहित्यिक गतिविधियों से मेरा जुड़ाव हुआ जी। कई साहित्यकार लोगों से परिचय हुआ। किताबें भी रची आपने? कुछ, हाँ, मैंने 2 किताबें भी लिखी। और पर वहाँ मेरा मन नहीं भरा। मुझे लगा कि मुझे और एक्सपोजर हो सकता है मेरे काम का, मेरा और फैलाव होना चाहिए। और फिल्मी गीत मुझे हमेशा से बहुत पसंद रहे, जबकि मैं साहित्यिक रुचि होने के बावजूद मुझे जो सिनेमा में बजने वाले गीत, खासकर जो इसके एक फिलोसफिक जो गीत होते थे, वो मुझे बहुत एडमायर करते थे और उनसे मैं बहुत इंस्पायर होता था। और तो फिर मुझे धीरे धीरे वो शौक, मुझे पता नहीं चला कब मेरे अंदर इतना फैल गया कि मुझे लगा कि अब शायद मुझे बम्बई जाना चाहिए और कुछ करना चाहिए। और उसमें एक अजीबोगरीब घटना का भी योगदान है कि एक बार मैं बम्बई घूमने के लिए आ गया। अच्छा। तब बम्बई आके मैं फिल्मों में संघर्ष करूंगा या काम करूंगा ऐसा कोई विचार नहीं था जी। तो यहाँ मेरे एक परिचित थे जो रेडियो जिंगल में संगीत दिया करते थे। तो मैं उनसे आकर मिला और उनके घर पे ही रहा। तो मैंने उनसे सवाल किया, वो रहते थे अंधेरी में और उन दिनों अंधेरी बहुत ऐसा नहीं लगता था जैसा आज लगता है। बहुत घना गजिन नहीं था, खाली नहीं था और बहुत खाली खाली सा था, एक उत्तर प्रदेश के आम शहरों जैसा दिखता था। तो मैंने उनसे कहा, दादा मुझे जैसा बम्बई के बारे में कल्पना थी, फिल्मों में देखता था, ये तो ऐसा नहीं दिख रहा है।
तो वो बोले ठीक है, मैं तुमको कल ले चलता हूँ, असली बम्बई दिखाता हूँ, शहर जिसको यहाँ टाउन कहते हैं, जी। वहाँ ले चलता हूँ। तो अगले दिन मैं उनके साथ, उनकी एक मीटिंग थी एक विज्ञापन एजेंसी में, वहाँ उनके साथ गया। बोले वहाँ मैं काम करूंगा, उसके बाद मैं तुमको कोलाबा, मेरीन लाइंस, मेन ड्राइव वगैरह जो है वो सब घुमा के लाऊंगा। तो वहां पर जिस वक्त वो काम बैठे, वो मीटिंग हो रही थी, तो वहां पर कुछ लोग उनको 3 जिंगल का ब्रीफ दे रहे थे, जो एक धुन पे, फिल्मी धुन पे लिखा जाना था। तो मैं उस ब्रीफ को बैठ के सुन रहा था। कुछ फैक्स मशीन और टेलीफोन के प्रोडक्ट थे, उनके कुछ उनके ऊपर उनको गाना चाहिए था। तो मैं उस ब्रीफ को ध्यान से सुन रहा था और मेरे मन में कुछ चल रहा था। और उसके बाद वहां से जब हम लोग निकले और मेरीन लाइंस में हम लोग जब वहाँ भेलपुरी वगैरह खा के समुद्र किनारे बैठे हुए थे, इस बीच में वो 30 सेकंड का एक जिंगल मेरे दिमाग में आ गया था। मैंने उनको बोलकर बताया, बोला अरे ये तुम, मैंने कहा ये तो ऐसा ही चाहिए कुछ उनको यार। और उन्होंने वहीं से मोबाइल फोन, तब नया नया चालू हुआ था, उन्होंने मोबाइल फोन लगाया और उनको सुनाया। तो बोला अरे एग्जैक्टली ये चाहिए। किसने लिखा? बोला वो मेरे साथ जो लड़का आया था उसने लिखा। और वापस हम लोग फिर उस विज्ञापन एजेंसी में गए और बाकी 2 का ब्रीफ फिर से लिया और रात भर में मैंने तीनों को लिख दिया। और वहीं से विज्ञापन लिखने का सिलसिला चालू। और मैं वापस चला गया। मैं तो घूमने के लिए आया था 7 दिन के लिए। मैं 7 दिन के बाद मैं वापस चला गया, मुझे पता नहीं। 1-1.5 महीने के बाद उन्होंने मुझे एक पैसे भेजे। वो पैसे इतने थे कि मैं तो चौंका कि अरे ये एक दिन में, मतलब मैंने एक काम किया, इतने सारे पैसे। तो कहीं शायद वो भी मेरे लिए एक, मेरे बॉडी में वो एक आ गया था उसका कीटाणु की मुझे शायद बम्बई आना था या कुदरत को लाना था, क्या बात था। उस चीज ने हवा बहुत दी इस बात को। तो वहीं से शायद मुझे लगता है बीजारोपण हुआ था, बम्बई आने की शुरुआत की बात आई। और इस तरीके से 1979 और 90 के दौरान मैं बम्बई आया और आके फिर धीरे धीरे लोगों से मिलना शुरू किया जी। और इस तरह से शुरुआत हुई। फिर उसके बाद मुंबई जब आए तो आपने पहले विज्ञापन लिखे? हाँ, ज्यादा समय मैंने विज्ञापन लिखा, कुछ शोज की स्क्रिप्ट, कुछ लेखन से जुड़े हुए बहुत प्रकार के विज्ञापन में काम होते हैं। जरूरी नहीं कि सारे काम जिंगल के रूप में ही हो। बहुत सारे थॉट्स जो उनके जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसके आए, तो इस तरह से लिखने लगे। फिर प्राइवेट जो सरकारी फिल्में बनती हैं 1 मिनट की, 5 मिनट की, अलग अलग जो सामाजिक मुद्दों पर बनती हैं, उनकी स्क्रिप्टिंग की मैंने। तो लोग जान गए कि एक लड़का है जो हिंदी में लिखता है, तो उस तरह के लेखन कार्य आने लगे। बहुत सारी कॉर्पोरेट फिल्म्स की मैंने स्क्रिप्ट लिखी, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन का काम किया। तो लेखन से जुड़े विविध कार्यों में मैं लग गए। अच्छा, अब आपने बता ही दिया है कि विज्ञापन से जुड़ गए, फिर उसके बाद आप फिल्मों से जुड़े। फिल्मों से कैसे जुड़े इस बारे में बड़ी जिज्ञासा है, लेकिन पहले एक गाना सुन लेते हैं आपकी पसंद का। तो सबसे पहले सुनते हैं भूत फिल्म का एक गाना जिसको उषा उत्तुप जी ने गाया है और इसके संगीतकार हैं बापी टुटुल। गाने के बोल हैं, दिन है ये ना रात।
ऐसा दिखाया सलसला जैसे हो आया थोड़े से अंधेरे थोड़े उजाले में थोड़े से अंधेरे थोड़े उजाले में थोड़े से अंधेरे थोड़े उजाले में ये गाना दोस्तों आप सुन रहे थे, भूत फिल्म का गाना था। और मेरा ख्याल है भूत, संदीप जी, आपकी पहली फिल्म थी, बिल्कुल राम ठीक। गोपाल वर्मा की फिल्म। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। भूत मेरी पहली रिलीज फिल्म थी, हाँ हाँ। जिसके निर्देशक राम गोपाल वर्मा जी थे। तो कैसे मिला ये मौका आपको? देखिए, असल में पहली फिल्म मेरी जो साइन हुई थी, जिसको मैंने साइन किया था, वो थी मनीषा कोइराला द्वारा निर्मित फिल्म पैसा वसूल, जी। जिसके सभी गीत मैंने लिखे थे। मनीषा कोइराला के भाई सिद्धार्थ कोइराला मुझे एक पार्टी में मिल गए और किसी ने मेरा उनसे परिचय कराया, हाँ। और उन्होंने मेरा नंबर ले लिया। और करीब 2-3 महीने के बाद एक दिन अचानक उनका फोन आया कि आप मेरे घर पे आइए। मैं उनके घर पे पहुंचा और वहाँ मनीषा कोइराला से उन्होंने मुझे मुलाकात कराई। उनको मैंने कुछ अपने मुखड़े, कुछ कविताएं वगैरह सुनाई। तो वो चूंकि काफी अच्छी हिंदी जानती हैं, बनारस में काफी रही हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम लोग एक प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, जैसे ही शुरू करेंगे हम आपको जरूर उसमें याद करेंगे। ये बात सन 2000-2001 के आसपास की थी। मैं उस बात के बाद भूल गया इस बात को। करीब 1-1.5 वर्ष के बाद उनका फोन आया। तब तक मेरी बापी टुटुल जो है म्यूजिक डायरेक्टर जो थे उस फिल्म के, उनके साथ दोस्ती हो चुकी थी। कुछ ऐड करते हुए हम लोगों ने साथ में कई जिंगल्स कर लिए थे। तो जब अगली मीटिंग हुई तो हम लोग तीनों आदमी साथ में गए और इस तरह से पैसा वसूल साइन हो गई। बट पैसा वसूल को बनने के दौरान उन दिनों वो राम गोपाल वर्मा जी के साथ कंपनी फिल्म भी कर रही थी, और राम गोपाल जी के साथ हमारा परिचय हुआ। और राम गोपाल जी तब भूत बना चुके थे, लेकिन उनको एक गाना ऐसा चाहिए था जिसमें बहुत डर लग रहा हो और पूरी भूत की कहानी आ जाए। तो उन्होंने हमें भूत की फिल्म के काफी अंश दिखाए और बताया कि ये कहानी है जिसको मुझे एक गाने में चाहिए। तो इस तरीके से ये गाना बनाया, और ये गाना चूंकि भूत तैयार फिल्म थी तो सबसे पहले रिलीज हुई, और इस तरह से भूत मेरी पहली रिलीज फिल्म बन गई। तो ये पहला गाना था आपका, और भूत फिल्म काफी मशहूर हुई थी और ये गाना भी काफी मकबूल हुआ था। तो इस बारे में कोई आपको राम गोपाल वर्मा जी ने कोई उसमें सुझाव, सलाह, ऐसा कुछ नहीं दिया, या एक बार में एक्सेप्ट कर लिया? चूंकि देखिए, राम गोपाल वर्मा जी चूंकि दक्षिण भारत से आते हैं, तो इसलिए कहने को उनको हिंदी बहुत कम आती है, पर मुझे लगता है वो हिंदी बहुत अच्छी समझ लेते हैं। बड़े प्रतिभाशाली हैं वैसे, बहुत ही। हाँ, मतलब मुझे उनके साथ काम करके बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। तो उनको 5 मिनट लगे गाने के अंदर छुपी हुई बातों को समझने में। उन्होंने कहा कि शायद मैं शब्द दर शब्द मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन तुमने जो कहा है उसमें मैं जो चाहता हूँ वो पूरी बात निकल के आ गई है। और ये गाना तुरंत एक्सेप्ट हो गया। रिकॉर्ड होने में 7 दिन इसलिए लगे क्योंकि उषा उत्तुप जी कलकत्ता में रहती थी, तो उनको वहां से आने में समय लगा। आने के बाद ये गाना तुरंत रिकॉर्ड हुआ, 4-5 दिन के बाद ही रिकॉर्ड हो गया गाना। तो इस गाने को पास होने में या अप्रूव होने में कोई दिक्कत नहीं आई, और ये एक बार में एक भी अक्षर उन्होंने चेंज नहीं करवाया, और तुरंत वैसे के वैसे गाना रिकॉर्ड किया। मतलब आपकी प्रतिभा और आपके भाग्य ने, दोनों ने आपका साथ दिया। सबसे पहले प्रतिभा ने साथ दिया, है ना? हाँ, वैसे कह सकती हैं। अच्छा, उसके बाद भूत के बाद मेरा ख्याल है जेम्स आई आपकी फिल्म, या बीच में कोई नहीं, और? इस बीच में पैसा वसूल पूरी हो गई और उसकी वो फिल्म रिलीज हुई, और तब तक रामू जी अपनी अगली फिल्मों के लिए हमें लेने का मन बना चुके थे। उसके बाद एक हसीना थी करके उनकी फिल्म आई, और उसमें पंडित जसराज जी ने मेरा गाना गाया। अच्छा। और वो गाना बहुत ही क्लिष्ट हिंदी थी उसमें, जिसके बोलते चाह भवर तृष्णा नींद आए ना, शून्य है संवेदना ये यंत्रणा नींद आए ना। तो उसमें भी यही बात थी कि जो हीरो, क्योंकि उस फिल्म में गाना रखने की गुंजाइश नहीं थी, बहुत डार्क फिल्म थी, बट जो वो हीरोइन, जो उसकी जो मुख्य पात्र थी उर्मिला मातोंडकर, वो जिस मनस्थिति से गुजर रही थी, उस मनस्थिति को रामू जी एक गाने के रूप में चाहते थे, जिससे कि लोगों को समझना आसान हो जाए। तो इसलिए वहां पर भी मैंने उसकी पूरी परिस्थिति और मनस्थिति को उस गाने में ट्रांसलेट किया था। तो इस प्रकार से वो मेरी तीसरी फिल्म हुई। उसके बाद रामू जी ने एक फिल्म और दी, जेम्स,
फिर बाद में उनके साथ मैंने सरकार में भी काम किया। जी, और जेम्स का पहले गाना सुन लिया जाए, फिर उसके बाद फिर सरकार की भी बात करते हैं। बताइए कौन सा गाना सुनवाएं? जेम्स में जो ये गाना है, ये रोमांटिक सॉन्ग है और मेरे बहुत ही पसंदीदा गानों में से एक है, सिंदूरी आसमान। बिल्कुल आपने ठीक फरमाया, गाने के बोल है सिंदूरी आसमान है शर्माया सा। सिंदूरी आसमान है शर्माया सा, गूंजा एक प्रेम राग है झनकाया सा, मन मेरा माने ना। आसमान है शर्माया सा, गूंजा एक प्रेम राग है झनकाया सा, मन मेरा माने ना, कुछ भी ये जाने ना, कह दो कह दो कह दो, हमसे प्यार है जाने जा मेरी जान। सिंदूरी आसमान है शर्माया सा, गूंजा एक प्रेम राग है झनकाया सा। तुझे छू के जो हवा आ रही, कह कुछ ये रही, सांसों में मेरी जो है बसी, खुशबू है तेरी। कह दो सजन जरा तुम कहीं अनकहीं, मन मेरा माने ना, कुछ भी ये जाने ना, कह दो कह दो कह दो, हमसे प्यार है जाने जा मेरी जान। सिंदूरी आसमान है शर्माया सा, गूंजा एक प्रेम राग है झनकाया सा।
सिंदूरी आसमान और ये जो बातें कही आपने फिल्म के लिए ही लिखी थी या पहले कभी? ये सवाल मुझसे मेरी पत्नी भी रोज पूछती रहती है कि आप ऐसी बातें तो मुझसे कभी करते नहीं हैं। अच्छा। बट ये रोमांटिक गीत आप लिखते कैसे हैं, ये चक्कर क्या है? तो मैंने उनको बताया कि देखिए ये जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ ये बात तय है कि जब हमें पात्र के बारे में बताया जाता है तो पात्र की मनस्थिति के हिसाब से हमें सोचना पड़ता है। जी, तो इस गाने से जुड़ी हुई कोई खास बात है जिसके तहत ये लिखा गया? बिल्कुल, इस गाने की पूरी कहानी मुझे बताई गई थी और वो जो पात्र था उस फिल्म का जेम्स, वो बहुत ही कम बोलने वाला, बहुत ही इंट्रोवर्ट किस्म का अंतर्मुखी चरित्र था और ये गाना लिपसिंक नहीं था जी। ये मुझे रामू जी बता चुके थे कि ये गाना जो है बैकग्राउंड सॉन्ग होगा, ये उसके मन की बात थी जी। और बहुत ही मुझे पोएटिक, बहुत ही कवित्व में शब्द चाहिए जो कि आजकल ना लिखे जाते हों। तो ये पूरा उनका पूरा मेरे को उन्होंने डिटेल्ड नरेशन जिसे कहते हैं दिया था। तो पात्र बहुत, जेम्स का पात्र मेरे दिमाग में बहुत क्लियर था और ये गाना मैंने बहुत समय लिया उनको, मैंने कहा सर मुझे सोचने दीजिए। बहुत सारे हो सकता है मैं अनयूजुअल वर्ड्स जो सामान्यतः इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं वैसे शब्दों का इस्तेमाल करने की शायद मुझे जरूरत पड़ेगी। उन्होंने कहा बिल्कुल आप अपना समय लीजिए और करीब मैंने 1 हफ्ता लेकर ये गाने को मैंने सोच के बनाया और रामू जी को गाना इतना पसंद आया कि वो आज भी गुनगुनाते हैं, जब भी मुझे मिलते हैं तो वो ये गाना गुनगुना के मुझसे मिलते हैं। जी अच्छा संदीप जी, अब हम आते हैं मधुर भंडारकर की फिल्म पेज 3 पर। पेज 3 के बारे में हमें बताइए, फिर मधुर जी के बारे में भी आपसे बहुत सारी बातें करनी है। तो पेज 3 फिल्म के लिए गीत लिखने का मौका कैसे मिला? क्योंकि उसके गाने बड़े ही अच्छे लिखे, खासतौर से लता जी ने जो गाना गाया था और भी सारे गाने बड़े अच्छे अट्रैक्टिव थे। पेज 3 से पहले मैं और पेज 3 और मधुर भंडारकर एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, तो इन दोनों के नाम से पहले मैं एक और नाम लूंगा, मेरे संगीतकार साथी शमीर टंडन जी। उनसे इस फिल्म से 1 साल पहले मेरी मुलाकात एक दिन सड़क के बीच में अचानक हुई, किसी ने परिचय कराया और उसके बाद हम लोग अक्सर मिलने लगे। और मूलतः वो लोग भी उत्तर प्रदेश के हैं और उनके घर में काफी उत्तर भारतीय माहौल है और हिंदी बहुत अच्छी समझते हैं वो। अच्छा। तो एक संगीतकार अगर आपकी कविता की भावना को समझने लग जाए तो बहुत आसान हो जाता है काम करना दोनों के लिए। ये एक बार आपको बीच में मैं रोक रही हूँ, ये जो मुलाकात थी सड़क पर, वो फिल्मी स्टाइल में मुलाकात? पूरी फिल्मी मुलाकात थी, बिल्कुल सड़क के बीच में जो डिवाइडर लगा होता है जो सड़क को 2 हिस्सों में बांटता है, उसके ऊपर हमारी मुलाकात हुई। एक रेस्टोरेंट से वो खाना खा के निकल रहे थे और मैं एक रेस्टोरेंट में जा रहा था और उनके साथ मेरे साथ जो एक सज्जन थे वो उनके क्लासमेट रह चुके थे। अच्छा। दोनों ने एक दूसरे को हाय हाय बोला और उन्होंने मेरा परिचय कराया कि ये गीतकार। बोला अरे भाई गीतकार हो, मैं तो यार बहुत दिनों से एक अच्छे गीतकार को ढूंढ रहा हूँ, कृपया मुझे अपना नंबर दीजिए। मैंने उनको अपना नंबर दिया और अगले ही दिन उनका फोन आ गया और उन्होंने कहा भाई संडे को हमारे घर आइए आप। और उस दिन से जो हमारे बीच में दोस्ती शुरू हुई तो हम हाँ एक पारिवारिक सदस्य जैसा मामला हो गया हमारा। तो और ये एक भावना बनी कि हम लोग कुछ अच्छा करना, कुछ अलग तरह का काम करेंगे, हम लोग भीड़ से अलग कुछ करना है। इस मामले में दोनों हम एक मत थे बिल्कुल। और फिर ये जोड़ी बड़ी अच्छी है, बड़ी मशहूर हो रही है ये। हाँ मतलब इंडस्ट्री में हमारे म्यूजिक को शुरू में कुछ लोगों ने गाने सुने, बोले लेकिन यार आप लोग तो कुछ मतलब ये कुछ वैसा तड़क भड़क, मैं नहीं सब तड़क भड़क भी कर सकते हैं, पर अभी हमने ऐसा अपनी तरफ से ऐसा सोचा हुआ है। तो इस बीच में हमें एक फिल्म मिली रक्त, जिसके अंदर एक टाइटल सॉन्ग था जिसको पाकिस्तान के आरोह बैंड ने गाना गाया था और वो फिल्म भी लगभग कंप्लीट हो चुकी थी। और उसमें शमीर टंडन जी ने एक गाना और किसी दूसरे गीतकार के साथ किया था, पर उनको एक टाइटल सॉन्ग चाहिए था महेश मांजरेकर जी को जो पूरी फिल्म को बयां करे और वो उनको मिल नहीं रहा था। तो शमीर जी ने मेरा नाम वहां पर सजेस्ट किया, सुझाया। तो उन्होंने मुझे बुलाया महेश मांजरेकर जी ने और फिल्म के कुछ अंश दिखाए और फिर मैंने गाना लिखा, यहाँ हर निगाह में है रक्त रक्त, यहाँ सबकी चाह में है रक्त, इसके इरादों में रक्त रक्त, उसके ख्यालों में रक्त। ये गाना उन्होंने रखा जिसको पाकिस्तान के आरोह बैंड से शमीर टंडन ने गवाया। और जैसे ही ये रिकॉर्डिंग खत्म हुई अचानक एक दिन शमीर का फोन आया कि भाई आप कहाँ पर हैं, जल्दी घर पे आइए, हमें आज मधुर भंडारकर जी से मिलने के लिए जाना है जी। तो मधुर भंडारकर चूंकि चांदनी बार के समय से ही मेरे बहुत प्रिय निर्देशक थे और चांदनी बार मैंने कम से कम 5 बार देखी होगी फिल्म हॉल के अंदर। अच्छा। तो और उस फिल्म में गाने नहीं थे चांदनी बार में, तो मुझे था कि एक ऐसा मेकर फिर से एक फिल्म बना रहे हैं और उसका गाना लिखना है। तो हम लोग पहुंचे और मधुर भंडारकर जी ने जो मुझे ब्रीफ दिया वो पहली बार में मेरे समझ में नहीं आया, लेकिन उसमें से एक बात पकड़ी उन्होंने। एक बात वो बार बार बोल रहे थे, सेलिब्रेशन ऑफ पेन, कि जो मेरी फिल्म है ये सेलिब्रेशन ऑफ पेन है, इसको अगर मैं निचोड़ूंगा तो इसमें से ये शब्द निकल के आएगा। और चूंकि मैं पत्रकार था तो थोड़ा सा पेज 3 का आइडिया था मुझे, मेरा जी। वो अनुभव मेरे यहाँ काम आ रहा था। फिर भी फिल्म की पूरी ब्रीफ मेरे समझ में एक बार में नहीं आई,
लेकिन मैं ये समझ गया कि रिलेशनशिप के उधेड़-बुन, उसका जो मकड़ जाल है, उसको लेकर कुछ कहना की कोशिश कर रहे हैं मधुर भंडारकर जी। तो ये लाइन मेरे दिमाग में उस ब्रीफ के बाद अगले दिन आ गई थी, कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे। और ये लाइन जब मैंने शमीर से डिस्कस की तो उनको एक बार में उनको भी समझ में आया, क्योंकि ब्रीफ में वो भी थे साथ में, वो भी सुन रहे थे पूरा। उन्होंने कहा लगता है हम लोग सही दिशा में बढ़ रहे हैं आगे। और फिर हमारे बीच में लगातार बातचीत चलती रही। हम मधुर ने भी कहा कि आप बिल्कुल जितनी बार कहेंगे मैं आपसे मिलूंगा। और उन्होंने कम से कम 10 बार हम लोगों के साथ बैठ के मीटिंग की, हमें हर बार कहानी को बार बार बताया और सुझाव दिए जिससे हम समझ जाएं। और इस तरीके से कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पर ये गाना बना। कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे, कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे, कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे। दो पल मिलते हैं, साथ साथ चलते हैं, दो पल मिलते हैं, साथ साथ चलते हैं। जब मोड़ आए तो बच के निकलते हैं। कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे, कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे। दो पल मिलते हैं, साथ साथ चलते हैं, दो पल मिलते हैं, साथ साथ चलते हैं। जब मोड़ आए तो बच के निकलते हैं। कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे, कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे। यहाँ सभी अपनी ही धुन में दीवाने हैं, यहाँ सभी अपनी ही धुन में दीवाने हैं। करे वही जो अपना दिल ठीक माने हैं। कौन किसको पूछे, कौन किसको बोले, कौन किसको पूछे, कौन किसको बोले। सबके लबों पर अपने तराने हैं, सबके लबों पर अपने तराने हैं। ले जाए नसीब किसको कहाँ पे, कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे। ख्वाबों की ये दुनिया है, ख्वाबों में ही रहना है। ख्वाबों की ये दुनिया है, ख्वाबों में ही रहना है। राहें ले जाए जहाँ संग संग चलना है। वक्त ने हमेशा यहाँ नए खेल खेले, वक्त ने हमेशा यहाँ नए खेल खेले। कुछ भी हो जाए यहाँ बस खुश रहना है, कुछ भी हो जाए यहाँ बस खुश रहना है। मंजिल लगे करीब सबको यहाँ पे, कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे। दो पल मिलते हैं, साथ साथ चलते हैं, दो पल मिलते हैं, साथ साथ चलते हैं।
रिश्ते हैं यहाँ पे कितने अजीब, 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 रिश्ते हैं यहाँ पे। अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का प्रोग्राम हमारे मेहमान, और आज के इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं गीतकार संदीप नाथ। आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने। तो और जब गाना तैयार हुआ तो फिर ये तय हुआ कि इस गाने को गाएगा कौन, क्योंकि गाना कविता के दृष्टिकोण से या लय धुन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा बन पड़ा था। तो एक मत स्वर में सबका नाम निकला कि अगर लता दीदी ये गाने को गाएं तो बहुत अच्छा होगा। मैं तो सुन के मेरी तो दिल की धड़कन तेज हो गई कि एकदम कैरियर के मेरी शुरुआत है, अभी नया नया मामला है और लता मंगेशकर जी के साथ गाना होगा। तो मैंने तो भगवान से प्रार्थना की कि शायद ये सच हो जाए जी, और प्रार्थना सुन ली गई। हाँ, भगवान ने वो प्रार्थना सुनी और हम लोग लता जी से मिलने गए, उन्होंने गाना सुना और एक बार में उनको गाना बहुत अच्छा लगा और उन्होंने एक बात बोली कि बहुत दिनों के बाद अच्छा गाना सुनने को मिला। और उन्होंने भी अक्सर जैसा आपके स्टूडियो में आते ही जैसे मुझे हम लोग को सबने कहा आप लोग तो बड़े यंग हैं, तो ऐसा ही कुछ फील उनको भी आया क्या भाई तुम लोगों ने तो उम्र तो कम है लेकिन काम अच्छा किया है। उसके बाद उन्होंने उनका उन दिनों स्वास्थ्य अच्छा नहीं था तो उन्होंने कहा कि मैं ये गाना जरूर गाऊंगी लेकिन मुझे थोड़ा समय लगेगा जी। अब हम लोग को एक एक दिन भारी पड़ रहा था कि किस दिन दीदी गाएंगी, किस दिन दीदी गाएंगी, जल्दी से रिकॉर्डिंग हो जाए, जल्दी से रिकॉर्डिंग हो जाए और बस भगवान उनका स्वास्थ्य जल्दी अच्छा करे। लगभग 1-1.5 महीना लगा इस गाने को रिकॉर्डिंग तक पहुंचने में, लेकिन जिस दिन दीदी ने गाना गाने आई उस दिन उन्होंने सिर्फ 2 घंटा लिया जी। और बस ऐसा गा के गई कि मतलब आज वो गीत जी। हमारी पहचान बन गया है। हर लोग हमें जब नाम से जानते हैं या पहचान परिचय होता है तो अच्छा वो कितने जी रिश्ते हैं यहाँ पे जी। वही है ना, और रिश्तों के लिए आदर्श गीत भी हो गया है। हाँ। मैं ये जानना चाहती हूँ, लता जी रिकॉर्डिंग में आई थी, आप भी मौजूद थे, तो लता जी के साथ जो आपकी पहली मुलाकात थी, आप अपने निजी तौर पर क्या एक्सपीरियंस था वो बताइए कि मतलब लता जी ने कोई आपके लिए कॉम्प्लीमेंट दिया कुछ? हाँ, लता जी ने ये कहा कि तुमको इंडस्ट्री में और 15-20 साल पहले आना चाहिए था, थोड़ा देर से आए हो, लेकिन फिर भी जितना संभव हो सकेगा मैं तुम्हारे गाने गाऊंगी। ये उन्होंने जब मैंने उनके पैर छुए गाना खत्म होने के बाद, मैं और शमीर दोनों गए और हमने उनके पैर छुए तो उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ये बात कही। लेकिन इससे पहले जब ये गाने के लिए मीटिंग हमारी होती थी, 4-5-6 बार मीटिंग हुई, हर बार हम लोग गाने की कुछ लाइनें बढ़ाते थे, कुछ चीजें और करते थे तो उनको मिलने जाते थे। तो वहां पर 1-1.5 घंटे से पहले हम आते नहीं थे, 1-1.5 घंटे कम से हम लोग की बातचीत होती थी और वो तभी बुलाती थी। और हर बात अपने आप में एक अनुभव है। वो क्या है, वो लोग इंसान नहीं है, वो लोग अपने आप में पूरा एक इंस्टीट्यूशन है, एक विश्वविद्यालय है वो अपने आप में, और अनुभवों की खान है। तो हर बात में हमारे लिए कुछ ना कुछ संदेश छुपा हुआ होता था और उनकी हर बात को सुनना हमारे लिए एक किताब बाइबल पढ़ना या कुरान पढ़ना या गीता पढ़ने जैसा था। इतने किस्से सुनाए उन्होंने अपने संघर्ष के दिनों के। और वो आज भी हम लोगों से कहने को उनकी उम्र उस वक्त करीब 75-76 वर्ष थी, बट वो उतनी ही युवा है जितने हम लोग, मुझसे भी ज्यादा युवा है मैं कहता हूँ सोच के मामले में। बहुत मॉडर्न सोच है और हर चीज के साथ सामंजस्य बैठाना जानते हैं वो लोग। आज टेक्नोलॉजी नहीं आ गई है, उन्होंने गाना शुरू किया था उस जमाने में माइक स्टूडियो हर चीज, फिल्म इंडस्ट्री अलग थी उस तब से अब तक। फिल्म इंडस्ट्री ने अपने कितने रूप बदले हैं, कितने केचुअल बदले हैं, सब चीज बदल गया, बट लता मंगेशकर नहीं बदली। लता मंगेशकर ने अपने आप को समय के साथ ऐसा ढाल लिया कि आज भी नई पीढ़ी, अब पेज 3 का गाना देखिए, एकदम नई फिल्म है, नया मॉडर्न उसका कॉन्सेप्ट है, उसमें लता जी कैसे फिट हुई और उन्होंने अपने आप को कैसे उसके हिसाब से ढाला, ये अपने आप में हम लोग के लिए बहुत सीखने वाली बात है। जी सही। और पेज 3 से जुड़े हुए हैं मधुर भंडारकर साहब, आप बताइए निजी तौर पर मधुर जी के बारे में, कैसे हैं वो बतौर निर्देशक? मधुर का तो नाम ही मधुर है, तो वो बहुत मधुर इंसान है। हमेशा उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट रहती है। वो इतनी गुण विषयों में फिल्म बनाते हैं पर कभी टेंस नहीं होते। मेरी सबसे बड़ी जो विशेषता है उनकी वो ये है जी। और जब मैं उनके संपर्क में आया था तब वो एक सफलतम निर्देशक थे, राष्ट्रीय पुरस्कार और बहुत से पुरस्कार और तमाम तरह की उनकी जो बहुत नाम था इंडस्ट्री में, और उसके मुकाबले हम लोग बहुत नए थे जी। लेकिन उन्होंने कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया। एक मित्र की तरीके से, एक सहयोगी की तरीके से हमेशा हमारे साथ व्यवहार रखा। और वो बहुत पैशनेट है काम को लेकर, बहुत ही उनके अंदर जो है हलचल बहुत रहती है। और ये हलचल अगर निर्देशक के अंदर हो तो उसके साथ काम करने वाले सभी सहयोगियों में बहुत ज्यादा आ जाती है।
तो हर वक्त एक थिंकिंग प्रोसेस, एक सोचने की प्रक्रिया चलती रहती थी हम लोगों की, और बहुत कम्युनिकेशन, एक दूसरे से बातचीत करते रहते थे। तो बहुत ही आनंददायक और बहुत ही लर्निंग प्रोसेस, बहुत सीखने को भी मिला जी। कि एक फिल्म को सिर्फ एक प्रोडक्ट के तरीके से, एक सामान के तरीके से हम लोग को नहीं देखना चाहिए जी। ये, और रोजगारों जैसा कोई रोजगार भी नहीं है। ये फिल्म बनाना एक अपने आप में एक जो है नशा होना चाहिए आदमी के अंदर, जुनून होना चाहिए, और मधुर भंडारकर इसके बहुत बड़े उदाहरण हैं। तो कई बार क्या होता है कि जब आप गाने लिखते हैं, खासतौर से गीतकार के लिए, ये कहानी लेखक के लिए बड़ी मुश्किल आती है कई बार कि निर्देशक का दखल होता है। मधुर भंडारकर के साथ तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मधुर भंडारकर ने कह रखा था भाई हमें तो पूरा विश्वास है तुम लोगों के ऊपर, और उन्होंने पूरी छूट दी हुई थी, बस भैया ये देख लो कि ये फिल्म बना रहा हूं मैं, ये वो है, कुछ भी मदद मुझसे चाहिए ये रखो, और फिल्म के गाने बहुत कॉन्टेम्परेरी होने चाहिए। उनका बार बार ये था क्योंकि फिल्म मेरी जो है थोड़ी हो सकता है समय से आगे हो, या बहुत ही कॉन्टेम्परेरी फिल्म है, तो भाषा तो आप नहीं बना सकते, बट उसका संयोजन कुछ ऐसा करिएगा कि वो बहुत आज की फीलिंग आए। तो चूंकि ब्रीफ इतना क्लियर था और वो खुद उस ब्रीफ को फॉलो कर रहे थे, मैं भी उस ब्रीफ को फॉलो कर रहा था, तो इसलिए ऐसा आया नहीं। एक आध बात आई तो सुझाव के तौर पर आई, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। उन्होंने एक आध लाइन को कहा कि संदीप इसका कुछ कठिन लग रही है मुझे, क्योंकि मेरा इस फिल्म का जो टारगेट ऑडियंस है वो बहुत ही शहरी लोग हो सकते हैं, तो अगर इसका कोई ऑल्टरनेटिव लाइन तुम बनाना चाहो, जो मीनिंग यही रखना, जो लेवल इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, अगर कुछ एक आध वर्ड, तो ऐसा एक आध उन्होंने रखा। मैंने उनके सामने एक दो ऑप्शनल लाइन लिखी, लेकिन उन्होंने फिर मेरी पहली वाली लाइन रखी, बोले वो ओरिजिनल थॉट के साथ जो आया वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है तुमने ये किया। तो इस तरीके का सुझाव तो अच्छा, आप एक बड़े ही आपके गानों को सुनते हुए ऐसा लगता है बड़े ही नाजुक गीत लिखते हैं आप, और ऐसा लगता है, लेकिन दूसरी तरफ आपने वो भी लिखा है कुआं में डूब जाए। सुखी जाए रे, हरियल जवानी मोरी सुखी जाए
में कुआं में डूब जाऊं के बारे में बताइए कि दो तरह के गीत कैसे लिख पाते हैं। देखिए क्या कि फिल्मी लेखन, चाहे वो कहानी हो या गीत, चरित्र लेखन जैसा होता है जी। फिल्म जो है कहानी और चरित्र के ऊपर ही आधारित होती है। जो अभिनय कर रहा हो, जो जिस काम को कर रहा है उसमें उसको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि फिल्म की कहानी क्या है और जो चरित्र क्या है। जिस गाने को मैं लिख रहा हूँ उसको कौन सा चरित्र गाने वाला है और किस परिस्थिति में गाएगा। तो कुआं में डूब जाऊंगी के लिए उन्होंने मुझे कहा कि मुझे एक नॉर्थ इंडियन फोक गाना चाहिए जिसके अंदर पूरी मस्ती हो और सबसे बड़ी बात है सो कॉल्ड आइटम सॉन्ग ना हो। आजकल आइटम सॉन्ग का एक बाहर चल पड़ी है और आइटम सॉन्ग के नाम पर कुछ भी परोस दिया जाता है। मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे एक ऑथेंटिक, वास्तविक एक फोक बेस गाना चाहिए और मुझे इस तरह के शब्द संयोजन चाहिए जो जनरली पहले ना सुने गए हों। तो अगर आपने ध्यान से वो गाना सुना होगा, जो मेरे उत्तर भारतीय भाई हैं तो उन्हें पता होगा इसमें बहुत ज्यादा जो है गांव और कस्बों में जो एक फील होता है कि, और उसका पहला शब्द था हरियल जवानी मोरी सूखी सूखी जाए रे। संदीप जी, हम बात कर रहे थे फिल्म पेज 3 की, जो मधुर भंडारकर की फिल्म थी, और अगली फिल्म कॉर्पोरेट, इसके लिए भी आपने गाने लिखे, वो भी मधुर जी की फिल्म है। तो हमें कॉर्पोरेट के बारे में बताइए, कैसे कॉर्पोरेट के लिए ऑफर आया और फिर उसकी क्या कहानी है, पूरी बताइए हमें। जब पेज 3 की फिल्म बहुत सफल हो गई तो मधुर भंडारकर के दिमाग में कॉर्पोरेट की कहानी शायद पहले से ही रही होगी। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं एक फिल्म बनाने वाला हूं जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड पर है और इसके लिए जब गीत लिखने का समय आएगा मैं तुम्हें बताऊंगा, बट इसके गीत भी मुझे थोड़े से अलग तरह के चाहिए। और उसमें सबसे ज्यादा तुम्हें ध्यान ये रखना है कि पेज 3 का स्मेल ना है, क्योंकि लोगों को ये भ्रम हो रहा है कि पेज 3 के बाद कॉर्पोरेट दोनों शायद एक ही संस्कृति के आसपास की फिल्में बिल्कुल अलग है दोनों। जबकि फिल्में बिल्कुल अलग है, लेकिन चूंकि माहौल एक जैसा ही है कुछ लेकिन फिल्म बिल्कुल अलग है। तो ये उन्होंने कहा, मैं हर डिपार्टमेंट को सावधान कर रहा हूं कि आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा कि लोगों को पेज 3 की छाप कॉर्पोरेट में नहीं मिलनी चाहिए। और चूंकि गीत और संगीत जो है वो सबसे पहले सुनाई देता है लोगों को, फिल्म बाद में आती है। वो एक प्रकार से निमंत्रण पत्र जैसा होता है कि गाना सुन के लोग अंदाज लगाते हैं फिल्म कैसी होगी, हमें देखने जाना है नहीं जाना है। तो इसलिए इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना कि बिल्कुल भी पेज 3 की इसमें छाप ना आए। तो मैंने कहा ठीक है, और उन्होंने मुझे सिचुएशन बताई, तीनों सिचुएशन बताई, पूरी कहानी बताई। पूरी कहानी बताते हैं और उसका पहला गाना हमने तैयार किया, लम्हा 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 जिंदगी है जी, जो आशा भोसले जी ने गाया था। वो हमारे साथ पेज 3 में भी एक हुजूर आला गाना गा चुकी थी जो एल्बम में था, जिसका थोड़ा सा अंश फिल्म में बजाया गया था। और जब ये गाना तैयार हुआ तो मधुर को 5 मिनट लगा, बोला बिल्कुल सही गाना तुम लोगों ने बनाया है और ये गाना मैं फिल्म में रख रहा हूँ जी। और इस तरह से गाना हम लोगों ने सबसे पहला तैयार किया, लम्हा 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 जिंदगी है। लम्हा 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 जिंदगी आज भी है, एक लम्हा है तुम्हारा, एक लम्हा है हमारा, एक लम्हा है तुम्हारा, एक लम्हा है हमारा। आओ लम्हों को मिला दे, जिंदगी दिल बना दे। लम्हा 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 जिंदगी है, लम्हा लम्हा कल था आज भी है, एक लम्हा है तुम्हारा, एक लम्हा है हमारा। आओ लम्हों को मिला दे, जिंदगी फिर बना दे। लम्हा 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 जिंदगी है, लम्हा लम्हा कल था आज भी है।
तेरा साथ भी है, तन्हाई है तेरा साथ भी है, लम्हा 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 जिंदगी है, लम्हा लम्हा कल था आज भी है। मुश्किल है क्या दरमियां है, खामोशी है लब पे बात भी है, खामोशी है लब पे बात भी है, लम्हा 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 जिंदगी है, लम्हा लम्हा कल था आज भी है, एक लम्हा है तुम्हारा, एक लम्हा है हमारा, एक लम्हा है तुम्हारा, एक लम्हा है हमारा, आओ लम्हों को मिला दे, जिंदगी फिर बना दे, लम्हा 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 जिंदगी है, लम्हा लम्हा कल था आज भी है, लम्हा हो लम्हा, हाँ लम्हा लम्हा लम्हा, हाँ लम्हा जिंदगी है। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर क्या है, बहुत मार्केट की लड़ाई होती है और हर आदमी सिकंदर बनना चाहता है, कहीं ना कहीं चैंपियन बनना चाहता है। सारी कॉर्पोरेट की कहानी सुनने के बाद जैसे पेज 3 में सेलिब्रेशन ऑफ पेन निकल के आया, तो यहाँ पर निकल के आया मेरे सामने कि चैंपियन या सिकंदर टॉप पे रहने की जो एक होड़ होती है वो मुझे नजर में आएगी। पूरी कहानी का जो अगर उसको मैं एक शब्द में बयान करना चाहूँ तो सिकंदर निकल के आता। जो सिकंदर की मनोवृत्ति थी कुछ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वैसा ही है, कट थ्रोट कंपटीशन है। तो सिकंदर शब्द पहले दिमाग में आया और एक सिचुएशन थी फिल्म के अंदर जिसमें उनको एक गाना चाहिए था जो बहुत ज्यादा कहानी से ड्रिवन नहीं था जी। तो उसमें मुझे थोड़ी सी छूट थी कि आप कुछ भी लिख सकते हैं, बट ओवरऑल कॉर्पोरेट वर्ल्ड की फीलिंग चाहिए जी। तो इस तरीके से ये गाना हम लोगों ने तैयार किया और शमीर चाहते थे कि हम एक कव्वाली फॉर्मेट में गाने को बनाएं। तो इस तरीके से ये गाना मैंने जब लिख के शमीर को सुनाया, उस समय शमीर दिल्ली में थे और उन्होंने दिल्ली में कंपोज किया इस गाने को बैठ के। अच्छा। हाँ, उसके बाद वो अगले दिन जब आए उन्होंने कहा यार ये कंपोज किया है, और हम लोग म्यूजिक रूम में बैठ के जब इस गाने को गुनगुनाया तो हमने मधुर को फोन किया। मधुर तुरंत आधे घंटे में पास में ही थे, चले आए और ये गाना भी आधे घंटे में उन्होंने अप्रूव किया और उसके बाद और गाना सबसे ज्यादा हिट हुआ गाना। आपने ठीक कहा। और ये गाना बोल के बाद लयबद्ध किया गया है, मैंने लिख पहले दिया था और शमीर ने इसको धुन बनाई बाद में, और दोनों इतने एक दूसरे से जेल कर गए, फिट हो गए एक दूसरे में। ऊपर से कैलाश खेर ने बहुत अच्छा गाया और वो पूरा न्याय किया उन्होंने इस गाने के साथ में, और इसकी वजह से लोगों को बहुत पसंद आया। बहुत लोगों के पर्सनल फोन आए या कहीं कोई मिलता है। मुझे मजा तब आता है जब इंग्लिश ना लोग जो बॉम्बे में टाउन साइड में रहते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे, कॉन्वेंट के बच्चे, उन लोग मुझसे कहते हैं कि सर बहुत अच्छा लगा ये गाना, बहुत बहुत इंस्पायरिंग सॉन्ग है, वो लोग इस तरह से बोलते हैं। तो मुझे और खुशी होती है कि चलो आज की युवा पीढ़ी को भी मजा आ रहा है, जबकि इसके बोल शायद इतने वैसे नहीं है, हिंदी जैसे बोल हैं, कव्वाली जैसा फॉर्मेट है गाने का, उसके बावजूद आज के यंग जनरेशन को इतना समझ में आ रहा है, तो ये अच्छी बात है। कैलाश खेर ने गाया है, कैलाश खेर जी के बारे में कुछ बताइए।
बताइए। कैलाश खेर हमारे अच्छे मित्रों में से हैं और वो तो बहुत अच्छा गाते हैं, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। अपनी तरह के गायक हैं, उनको अपनी तरह की आवाज है उनकी। वो पहले ही सरकार में हमारे साथ गाना गा चुके थे, गोविंदा गोविंदा जो गाना था जी। और उसके बाद उनके साथ मेरी ये रिकॉर्डिंग हो रही थी, तो परिचय पहले से ही था। एक दो जिंगल वगैरह भी वो हमारे साथ गा चुके थे, तो दोस्ती थी। और उन्होंने काफी समय मेरठ में गुजारा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो मेरठ में भी कुछ समय हम लोग रहे, मेरे फादर वहां पर जब तैनात थे, तो उस शहर की कुछ यादें हैं। हम तब तो मिले तो हम मुंबई में आकर ही, तो इसलिए भी उनके साथ मेरा एक अलग तरह का जुड़ाव है। और वो काफी फिलोसफिक सोचते हैं जी, बड़े अच्छे मित्र हैं। जब उनको ये गाना दिया गया तो वो तो बोले कि भाई मैं तो पूरी जान लगा दूंगा, मैं पूरा एक दिन रिहर्सल करूंगा अपने घर में, उसके बाद गाना गाऊंगा। आजकल जनरली क्या होता है कि स्टूडियो में आके गाना सुन के तुरंत गा दिया जाता है। उन्होंने रिक्वेस्ट की समीर टंडन से कि सर मुझे 1-2 दिन का समय दीजिए आप, मैं 1-2 दिन के बाद ये गाना गाना चाहता हूँ। समीर टंडन ने कहा बिल्कुल आप 2 दिन का समय लीजिए, और 2 दिन के बाद स्टूडियो में और पूरा दिन लगाया उन्होंने गाने को। बहुत आराम से, बहुत तरह के वेरिएशन से गाया कि साहब आपको जो जो टेक अच्छे लगे उनको रखिएगा। और इस तरीके से तो कैलाश तो बहुत उत्तम गायक हैं, और मुझे लगता है इंडस्ट्री को बहुत अच्छे अच्छे गाने मिलेंगे उनसे जी। तो अब ओ सिकंदर गाना सुनना तो जरूरी है।
संदीप नाथ जी, आपके करियर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं पूरे विविध भारती परिवार की ओर से। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए। नमस्कार। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में अभी आप गीतकार संदीप नाथ से ममता सिंह की ये बातचीत सुन रहे थे। इस कार्यक्रम को विविध भारती की ओर से आपकी सेवा में प्रस्तुत किया कमलेश पाठक ने। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। आज के मेहमान।